शुरू करेंगे ग्रोथ मीडिया। बेसिकली बैक्टीरिया के लिए जो सबसे के डायग्नोसिस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कल्चर मीडियम। आप लोगों को क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एन इन्फेक्शन, तो दैट इज़ कल्चर। ठीक है। अगर आप लोगों को टिश्यू डायग्नोसिस किसी इन्फ्लेमेशन का क्वेश्चन आए, मेलिग्नेंसी का क्वेश्चन आए, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ द बायोप्सी, द टिश्यू डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो कल्चर और बायोप्सी ये दो डेफिनेटिव और मोस्ट एक्यूरेट, इसका हम कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ग्रोथ मीडिया। डायग्नोसिस के लिए कल्चर यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया दो तरह का हो सकता है, सिलेक्टिव हो सकता है और इंडिकेटर हो सकता है। कुछ होते हैं कि जिनके अंदर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो सकती हैं। सिलेक्टिव मीडिया से क्या मुराद है कि ये एक स्पेसिफिक तरह के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करेगा। मीन्स कि एक मीडिया जिसको हम थियर मार्टिन एगर कहते हैं, ये क्या करता है, ये सिर्फ नेसीरिया की ग्रोथ होने देता है, नेसीरिया की ग्रोथ होने देता है। वाई? क्योंकि इसके अंदर तीन चीज़ें डाली हुई होती हैं, एंटीबायोटिक्स, वैंकोमाइसिन, ट्राइमिथोप्रिम और निस्टेटिन। ये तीन एंटीबायोटिक क्या करती हैं, जो बाकी बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, और सिर्फ नेसीरिया की ही ग्रोथ होती है इसके साथ। फिर सिर्फ नेसीरिया ही इन एंटीबायोटिक्स से कवर नहीं होता, बाकी सारे बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स से कवर हो जाएंगे, और अगर नेसीरिया उस सैंपल में मौजूद है तो वो उसकी ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया, कि ये एक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर रहा है। दूसरी तरह का मीडिया होता है इंडिकेटर्स, या जिसको हम डिफरेंशियल मीडिया पे कहते हैं। ये एक ऐसा मीडिया होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली होती है जिसमें जब वो बैक्टीरिया के अंदर कोई ख़ास चीज़ है, लाइक वो लैक्टोज फर्मेंटिंग है, तो लैक्टोज फर्मेंटिंग क्या करेगा, पीएच रिड्यूस होगी तो क्या होगा, पीएच चेंज होगी। पीएच चेंज हुई है, चेंज होने की वजह से उस मीडिया का रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पहले जो उसका रंग अगर ब्लू था तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये तो इकोलाई की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ चाहिए, डिफरेंशियल मीडिया। बेसिकली इकोलाई में होता क्या है कि लैक्टोज को एसिडिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। एसिडिक मेटाबोलाइट जो होते हैं उनकी पीएच कम हो जाती है, पीएच कम होने की वजह से वो उसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशलाइज्ड कल्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक एच इन्फ्लुएंजा के लिए चॉकलेट एगर के अंदर बेसिकली NAD और हीमेटन होती है, जिसको हम फैक्टर 5 और फैक्टर 10 कहते हैं। ठीक है। नसीरिया गोनोरिया जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए थियर मार्टिन एगर है। थियर मार्टिन एगर के अंदर क्या खास बात होती है कि इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक्स हैं, वैंकोमाइसिन, कोलिस्टीन और निस्टेटिन। कोलिस्टीन या ट्राइमिथोप्रिम। वैंकोमाइसिन स्पेशली फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ट्राइमिथोप्रिम और कोलिस्टीन फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और निस्टेटिन फॉर फंगाई। ठीक है। अच्छा, बोरेटेला प्रोटूसिस के लिए हम लोग बॉर्डेड गिनिगो एगर यूज़ करते हैं, जो कि रेट्रो एक्सरेस से असर किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफ्थीरिया के लिए हम लोग टेलराइट एगर या लोफल मीडियम यूज़ करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एलजे मीडियम, इसकी बड़ी स्लो ग्रोथ होती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं एलजे मीडियम। स्पेसिफिकली याद रखिएगा क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और ट्यूबरकुलोसिस का अगर आपको पूछ रहे बेस्ट टेस्ट क्या है तो कल्चर। जब भी बैक्टीरिया का मतलब बेस्ट टेस्ट का पूछ जाए तो कल्चर। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए ईटन एगर, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होती है। लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग मिकोनकीज एगर, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ होती है, पीएच इंडिकेटर होता है कि जो कि उसका कलर चेंज हो जाता है। इकोलाई के लिए EMP एगर,
यूसी मैथिलिन ब्लू एगर्स और ब्रूसेला फ्रांसिसेला लेजेंडरा पार्सिलेला के लिए हम लोग चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एगर यूज़ करते हैं, ठीक है। और फंगाई के लिए सबोर्ड एगर यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ये वाला जो टेबल है इसका इतना वाला पोर्शन, इसमें से कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा कल्चर यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, एरोब्स। अब बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं एरोब्स और एनारोब्स के अंदर। एरोब्स से क्या मुराद है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? नोकार्डिया, सूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम और बॉडीटेला। वाई, जो आपको याद होगा हम लोग जब ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक्सरे देखते हैं तो लंग की एपिसिस देखते हैं। इस जगह पे अगर पैथोलॉजी है तो मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस है। वाई, लंग के अपर वाले पोर्शन के अंदर एयर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एरोबिक्स बैक्टीरिया याद रखने हैं कौन कौन से? नोकार्डिया, सूडोमोनास और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना वो ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि प्रेफर करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? क्लोस्ट्रीडियम, बैक्टीरियोइडिस, फ्यूजोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। बैक्टीरियोइड्स और फ्यूजोबैक्टीरियम आपके माउथ के अंदर होते हैं बेसिकली, एनारोब्स, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया जो भी हैं, स्पेशली इनमें से जो क्लोस्ट्रीडियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनस प्रोड्यूस करता है। दिस आर जनरली फाउल स्मेलिंग, वेरी डिफिकल्ट टू कल्चर एंड प्रोड्यूस गैस इन द टिश्यूज। ये तीन इनके मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज़ इनकी याद रखनी है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, इनके साथ गैस प्रोडक्शन होती है। एनारोब्स के कवर के लिए हम लोग बेसिकली दवाई यूज़ करते हैं वो होती है क्लिंडामाइसिन या फ्लेजेमिन, ठीक है। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन बैक्टीरिया को कवर नहीं करती, ये बात एक याद रखने वाली है। अच्छा, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव जो इंग्लिश का लफ्ज़ है इसका मतलब है कि ऑप्शनल। इन बैक्टीरिया की मर्ज़ी होती है ऑक्सीजन यूज़ करें या ना करें। स्ट्रेप्टोकोकाई और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन यूज़ भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अच्छा जी, फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर होते हैं। इनमें से जो रहते ही इंट्रासेलुलर उनको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, और वो जो ऑप्शनल होते हैं, अपने आप को इंट्रासेलुलर भी कर सकते हैं और उनसे बाहर भी रह सकते हैं, उनको कहते हैं फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर। जो रहते ही इंट्रासेलुलर हैं वो है रिकेट्रिया, क्लेमिडिया और कॉक्सियला, ठीक है। ये क्यों इंट्रासेलुलर रहते हैं? क्योंकि ये बाहर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये इनको अपनी एनर्जी होस्ट से ही लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, जो फैकल्टेटिव हैं तो बाकी मेन बैक्टीरिया हैं सारे, साल्मोनेला, नेस्सीरिया, ब्रुसेल्ला, माइकोबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, फ्रांसिसेला, लेजिनेला और यर्सीनिया। ये सारे बैक्टीरिया आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं। अच्छा, वो बैक्टीरिया जो कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं, हमने कैप्सूल पढ़ा था कि कैप्सूल बेसिकली क्या चीज़ है, ये बैक्टीरिया को डिसइंटीग्रेशन से, डिस्ट्रक्शन से बचाता है।
एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के नाम आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए। सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोमोनी, एच इन्फ्लुएंजा, नेस्कीरिया, सल्मोनेला, क्लेप्सियला, इकोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारी क्या हैं? एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज हैं। क्या एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं इनके साथ याद रखिएगा कि जो इनकी डिस्ट्रक्शन के लिए स्प्लीन बहुत ज़रूरी होती है। किसी पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हुई हो तो उसके अंदर एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हुई हो तो उसकी हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं इन 3 ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। नेस्सीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोमोनी और एच इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए हम उन पेशेंट्स की वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है। स्प्लीनेक्टमी के साथ लफ्ज़ क्या याद रखना है? एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं जिनके अंदर स्प्लीन मौजूद ना हो। स्प्लीन की सर्जरी की वजह से रिमूव हो गई हो, ट्रॉमा की वजह से रिमूव हो गई हो, या कोई ऐसी बीमारी हो लाइक सिकल सेल डिजीज़, उन पेशेंट के अंदर स्प्लीनिया हो जाता है, स्प्लीनिक एट्रोफी हो जाती है, तो उनके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं? वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो सके। अच्छा, इन बैक्टीरिया की वैक्सीन कैसे हल की जाती है कि जो इनका जो कैप्सूल होता है वो एंटीजेनिक होता है। उस कैप्सूल का कुछ पार्ट लेते हैं और कुछ उसको कंजुगेट करते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ। कैरियर प्रोटीन के साथ करके तो उसका प्रोसेस करके वैक्सीन तैयार की जाती है। ये वैक्सीन करती क्या है? इम्यूनोजेनिक होती है, टी सेल एक्टिवेशन करवाएगी। ठीक है। टी सेल एक्टिवेशन होने के बाद जैसे हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा था, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। निमोकोकल वैक्सीन 2 तरह की होती है, कंजुगेट और पॉलीसेक्राइड। जबकि एच इन्फ्लुएंजा टाइप वैक्सीन कंजुगेट होती है और मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी कंजुगेट होती है। ये सारी क्या हैं? निमोकोकल, एच इन्फ्लुएंजा और मेनिंजोकोकल वैक्सीन बेसिकली क्या हैं? एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वैक्सीन है। और किन पेशेंट्स को की जाती हैं? जिनके अंदर स्प्लीनिक डिसफंक्शन होता है। अच्छा, यूरियस बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? प्रोटियस, क्रिप्टोकोकस, एस्पेरोला, यूरिया प्लाज्मा और नोकार्डिया, क्लेप्सियला, स्टेफ एपिडर्मिडस, स्टेफ सेप्रोफाइटिकस। और ये बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर यूरियस होता है। यूरियस बेसिकली क्या करता है? यूरिया को तोड़ता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जब अमोनिया प्रोडक्शन होगी तो अमोनिया इज ए बेस, तो पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पीएच में इजाफा होगा। ठीक है। अच्छा, जब पीएच में इजाफा होगा तो आपके जो यूरिन है उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होगी। क्रिस्टलाइजेशन होगी तो क्या होगा? इस वजह से ये यूरिया प्लाज्मा है और सेप्रोफाइटिकस हैं, ये बेसिकली यूटीआई करवाते हैं। यूटीआई की वजह से यूटीआई के साथ साथ एक और क्या काम कर रहे होते हैं? क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होता है? स्टोन बनता है। ये बड़े बड़े स्टोन बनते हैं। इन बड़े बड़े स्टोन को हम लोग कहते हैं स्टूवाइट स्टोन्स। ठीक है। प्रोटियस के साथ भी। ठीक है। ये प्रोटियस, यूरिया प्लाज्मा और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस बेसिकली क्या हैं? यूरियस प्रोड्यूस करवाते हैं और ये तीनों बेसिकली यूटीआई के ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी क्रिप्टोकोकस फंगल इन्फेक्शन है, एस्पेरोलाई आपको अल्सर करवाता है, जो क्लेप्सियला आपको निमोनिया करवाता है, स्टेफ एपिडर्मिडस स्किन का इन्फेक्शन है। ये सारी बैक्टीरिया भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समरी दी गई है बेसिकली शुरू के अंदर कि इन सारे बैक्टीरिया की अगर कोई करैक्टरिस्टिक आप लोगों को रिपीट करनी है, याद करनी है, तो वो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा,
कैटलिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया, कैटलिस्ट से क्या मुराद है? कैटलिस्ट मीन्स के तोड़ते चले जाना, कैटास्ट्रोफिक। कैटलिस्ट एंजाइम होता है, बेसिकली क्या करता है, जो बॉडी के अंदर एक नेचुरल सिस्टम है, जो ऑक्सीजन होती है वो इन बैक्टीरिया के लिए एज ए माइक्रोबाइसिडल काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ लाइक ए इम्यूनिटी का एक पार्ट है बॉडी का, और लाइक ये वो है जैसे उसको मैं कहता होता हूँ ये बुलेट्स हैं, रेस्पिरेटरी बर्स्ट है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है एज ए बुलेट्स काम करती हैं उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये कैटालिसिस एंजाइम होता है उनके अंदर ये इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके साथ जो क्वेश्चंस आ सकते होते हैं कि वो हमने एक डिजीज़ पढ़ी थी CGD इम्यूनोलॉजी के अंदर, जिसमें होता है क्रॉनिक ग्रामेटस डिजीज़। इन पेशेंट्स के अंदर NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से ये पेशेंट्स ससेप्टेबल होते हैं कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ एक और चीज़ याद रखनी है, कैटा मीन्स कैटास्ट्रोफिक, कैटालिस टू कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफी से क्या मुराद है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं। जब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं तो एब्सेस फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर एब्सेसिस के अंदर ये इसी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कार्डिया, स्टेफिलोकोकाई, सीशिया, कैंडिडा, लिस्टीरिया, इकोलाई, बैक्टीरिया, सूडोमोनास, एस्पेजिलस, स्पोलोरी और बोरेटेला पेट्रोसिस। ठीक है, कैटालिसिस बेसिकली डिग्रेडेट्स H2A2 into H2N bubbles of oxygen before it can be converted to microbicidal products by the enzyme myeloperoxidase. ठीक है, अच्छा, कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्टेफिलोकोकाई। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पिगमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? एक्टिनोमाइसिस इसराइली, स्टेफोरियस, सुडोमोनास अरजिनिजा और सीरेशिया। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट को, यानी कि बर्न का पेशेंट है, अब बर्न के पेशेंट के ऊपर ग्रीनिश पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई है, तो हमें पता चलेगा कि यार इसको सुडोमोनास इन्फेक्शन हो गया है। स्टेफोरियस येलो और एक्टिनोमाइसिस भी येलो और सीरेशिया रेड कलर। इनको याद रखने के लिए फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं फार्मूला के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो सबसे मशहूर है वो है सूडोमोनास। सूडोमोनास का ग्रीन पिगमेंटेशन, सूडोमोनास की ग्रीन पिगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो चिपकने के लिए इन वो बायोफिल्म का बना लेते हैं, अपने एक ऐसी बायोफिल्म बना लेते हैं जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया हैं उस जगह से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चिपक जाते हैं उस जगह से। रिमूवल वेरी डिफ़िकल्ट, रिमूवल जो है इस जगह से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक स्टेफ एपिडर्मिडस, ये कहाँ से होंगे? कैथेटर और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। एपिडर्मिस में स्किन से जो रिलेटेड हैं। ठीक है, पेशेंट को UTI हो गया अगर स्टेफ एपिडर्मिडस से, तो जब तक उसका कैथेटर नहीं ना निकलेगा उसका UTI ठीक नहीं होगा। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद उसको हम लोगों ने प्रोस्थेसिस डाला हुआ है जॉइंट के अंदर या उसकी बोन के अंदर, तो अगर ये बैक्टीरिया अंदर घुस गया तो जब तक इसको नहीं निकालेंगे, प्रोसेसिस को नहीं निकालेंगे, तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। स्टेफिलोकोकाई, डेंटल प्लेक्स और इन्फेक्टिव माइकोबाइटिस करवाएंगे। सूडोमोनास बैठ जाता है जाके उन लोगों के अंदर जिनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर नेचुरली सिस्टम नहीं होता, मोटिलिटी डिसऑर्डर होती है और वो उनको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। सूडोमोनास लंग्स में जाकर बैठ जाता है।
वेंटिलेटर्स में पड़ा होता है, वेंटिलेटर जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं उसको सूडोमोनास का इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा होता है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ केराटाइटिस हो सकता है। नॉन ट्रांसमिटेबल एच इन्फ्लुएंजा विद ओटाइटिस मीडिया। इन सारी बैक्टीरिया की क्या ख़ास बात है, ये क्या करवाते हैं, बायोफिल्म क्रिएट करते हैं। बायोफिल्म क्रिएट करने इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी ये चिपकने वाली चीज़ है, रिमूवल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर फार्मिंग होते हैं। स्पोर फार्मिंग से क्या बात है, जब इनके पास खाने का कम ज़रिया होता है तो खाना स्टोर करके अंदर ही रख लिया, उसी को थोड़ा थोड़ा खाते रहे। ठीक है, तो ये स्पोर फार्मिंग जो स्पोर्स होती हैं ये बड़े रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये ज़मीन पे पड़े हों, किसी चट्टान के अंदर हों, कोई पानी के अंदर हों, तो ये जो हीट इनको बेसिकली ये इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इनको हर तरह के बाहर के नुकसान से बचाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये पक्के स्पोर्स हो सकते हैं कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये स्टैंड कर सकते हैं। पानी को हम लोग उबालते हैं, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। मीज़ के स्पोर्स इतने सख्त जान भी हो सकते हैं कि वो पानी उबालने पे भी ख़त्म ना हो। ठीक है, इस वजह से इन बैक्टीरिया को कवर ख़त्म करने के लिए हम लोग ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव बेसिकली प्रेशराइज्ड वाटर होता है। प्रेशराइज्ड वाटर को क्या कहते हैं, स्टीम होती है जिसका टेम्परेचर हम लोग 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स तक इनको करें तो फिर जाकर ये स्पोर टूटते हैं, स्पोर ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो स्पोर से रिलेटेड जो बातें याद रखने वाली वो हैं क्या है कि स्पोर इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बना देती है डिस्ट्रक्शन को। बैक्टीरिया मरते ही नहीं है, और उनको मारने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है अंडर प्रेशर। ठीक है, और कौन कौन से बैक्टीरिया स्पोर फार्मिंग होते हैं, बेसिलस एंथ्रासिस और बेसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लोस्ट्रीडियम प्रोफिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम टेट्राई। ठीक है, इनकी आगे इनकी डिजीज़ लिखी हुई हैं। ये डिजीज़ आगे जाके हम सारी डिजीज़ एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये डिजीज़ याद करनी चाहिए लाजमी तौर पे। एंथ्रासिस जो है एंथ्राक्स करवाती है, बी सीरियस जो है वो फूड पॉइजनिंग करवाती है, बोtulinum जो है बोtulism करवाती है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के साथ कोलाइटिस होता है, क्लोस्ट्रीडियम प्रोफिंजिस के साथ गैस ग्रीन होती है, और क्लोस्ट्रीडियम टेट्राई के साथ टेटनस होती है। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लें, बैक्टीरिया लिख के उनके आगे उनकी डिजीज़ लिख लें। ठीक है, तो ये इन सारे बैक्टीरिया के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।